पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि शाओ वू और तांग सान की बातचीत चल रही थी। अब आगे देखेंगे। सुबह सुबह खिड़की से आती नरम रोशनी की हल्की आभा कमरे में फैल गई, जिससे पूरा कमरा मंद सी चमक से भर गया। गॉड रेल्म में सूरज नहीं होता, लेकिन दिन और रात होते हैं। बस वहां दिन और रात का समय मानव दुनिया से अलग होता है। तांग सान बेबसी से अपनी पत्नी को देख रहा था, जो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। वह बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही थी, फिर भी बिल्कुल शांत नहीं थी। उसकी लंबी टांगें लचीलेपन से टांग सान की दाईं टांग में उलझी हुई थीं, और वह दोनों हाथों से उसकी बाहों को पकड़े हुए थी। उसकी कमर और सिर टांगसान के सीने से लगे हुए थे, और उसकी लार से टांगसान के कपड़े का थोड़ा हिस्सा भीग गया था। कभी कभी टांगसान के हल्का हिलने पर उसकी कोमल और चिकनी त्वचा उसके शरीर से रगड़ खाती, जिससे टांगसान को अपनी इच्छा शक्ति और भी ज्यादा संभालनी पड़ती। यह लड़की, क्या इसे पता नहीं कि मेरे सामने उसकी बातों से मेरी लगभग कोई इम्यूनिटी नहीं रहती? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि वह स्टडी में नहीं आएगी? कल वह आधी नींद में टॉयलेट से लौट कर आई, सीधे अंदर घुस गई, बिना किसी औपचारिकता के मुझसे चिपक गई और बस वहीं रह गई। अरे उठो! टेंगसान ने उसके गाल को छुटकी ली। झगड़ा मत करो। उसने उसका हाथ झटक दिया और भी कसकर लिपट गई। नीली रोशनी की एक झलक के साथ टेंगसान प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसकी बाहों में एक बड़ा सा पिलो भर दिया। शाओवू में एक गुण है, कम से कम वह खुद तो इसे गुण ही मानती है, बहुत ज्यादा सोना। गॉड रेल्म में आने के बाद से उसमें यह आदत और भी बढ़ गई थी। इडिया काले से काले कास्टल के ऊपर का आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। कभी कभी बैंगनी लाइटनिंग आसमान से गिरकर कास्टल पर आ पड़ती, जिससे पूरा कास्टल गहरे बैंगनी रंग की आभा में नहा जाता। कोई भी गॉड अगर यहां आता तो उसके दिल में एक साफ दबाव और घुटन का एहसास होता, क्योंकि यह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इलाका था। वह जगह जहां कई गॉड्स पर आरोप लगे और वे गायब हो गए, यही डिस्ट्रॉइंग कास्टल था। यहां तक कि गॉडेस ऑफ लाइफ, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पत्नी है, वह भी आसानी से यहां नहीं आती। वजह यह थी कि यहां हर तरफ भारी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स फैले हुए थे, जो निचली दुनिया के अलग अलग जीवों की विनाशकारी सोच से पैदा होते थे। इन सब को सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही शी शो करके अपनी शक्ति में बदल सकता था। इसलिए जब भी वह कल्टीवेशन करता, वह यहीं रहता और सामान्य दिनों में लेक ऑफ लाइफ के पास स्थित वाटर हाउस में रहता था, जहां गॉडेस ऑफ लाइफ रहती है। मंद रोशनी वाले हॉल में गहरे लाल रंग का कारपेट एंट्रेंस से लेकर अंदर सबसे आखिरी छोर तक फैला हुआ था। एक लाइटनिंग खिड़की के बाहर चमकी और पल भर में हॉल थोड़ा और उजला हो गया। साफ दिख रहा था कि हॉल के सबसे अंदर मुख्य सीट पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैठा हुआ है। उसके नीचे दोनों ओर चार चार कुर्सियां थीं, जिन पर कुल 8 लोग बैठे थे। नहीं, सही कहें तो वे 8 गॉड्स थे। इन 8 गॉड्स में बाईं ओर सबसे पहले बैठा गॉड, जिसका पूरा शरीर भारी आर्मर में ढका था, उसकी ऑरा सामान्य थी। बाकी 7 की ऑरा में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, दबाव या पागलपन सा एहसास था। अब उस मामले की तैयारी शुरू करो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गहरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह सुनते ही नीचे बैठे 8 गॉड्स के शरीर हल्के से कांप गए। एक दुबले पतले गॉड की आंखों में हल्की हरी रोशनी चमकी। उसने अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटते हुए कहा, मास्टर, क्या हम सच में शुरू कर सकते हैं? लेकिन सी गॉड, लगता है। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। पुरुष है या स्त्री, समझ पाना मुश्किल था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। मैंने कहा तैयारी शुरू करो। समझ में नहीं आता? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जी जी माय लॉर्ड, हम अभी तैयारी शुरू करते हैं, उस दुबले गॉड ने जल्दी से कहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा, सी गॉड का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। जैसे ही मैं गॉड रियल्म के सेंटर को कंट्रोल कर लूंगा, एक्टिवेशन शुरू कर दूंगा। तुम्हें बस सारी प्रिलिमिनरी तैयारी करनी है। जी माय लॉर्ड। 8 गॉड्स एक साथ खड़े हुए और सम्मान से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सल्यूट किया। इस समय 7 रिंग हेलो, यानी फर्स्ट लेवल गॉड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़ा हुआ। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल हेलो चमक उठा। नीचे बैठे फर्स्ट लेवल गॉड की तुलना में उसका हेलो कहीं ज्यादा बड़ा था, जिसके भीतर 9 रिंग्स थे और उसमें से भयानक डिस्ट्रक्टिव ऑनरा निकल रही थी। उसकी गहरी लाल आंखें दूर कहीं टिकी हुई थीं। आंखों की रोशनी बदलती रही, पता नहीं वह क्या सोच रहा था। इसी पल अचानक हॉल के ऊपर नीली रोशनी प्रकट हुई। जैसे ही यह रोशनी दिखी, हॉल की छाया में छिपे 8 गॉड्स के शरीर हल्के से कांप गए और हर एक के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में लाल रोशनी पल भर के लिए ठहर गई,
गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक साफ और मधुर आवाज गूंजी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ठंडे स्वर में कहा, सी गॉड, क्या सलाह है? नीली रोशनी से टैंगसान की आवाज आई, कल वाले मामले के बारे में मैंने बाद में सोचा। यह पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। मेरी प्रिमोनिशन शायद 1 साल के भीतर सामने आ जाएगी। अगर 1 साल के भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इच्छा के अनुसार गॉड रियल्म का विस्तार कर दें। कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पल के लिए चौंक गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। टैंग सान की नरम आवाज हॉल में गूंजती रही और अगले ही पल नीली रोशनी सिमट गई और पूरी तरह गायब हो गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यही वह शक्ति है जो गॉड रियल्म के सेंटर को कंट्रोल करती है। कोई भी गॉड किसी भी लेवल का हो, अगर गॉड किंग उससे संपर्क करना चाहे तो तुरंत कर सकता है। माय लॉर्ड, चूंकि सी गॉड ने ऐसा कह ही दिया है तो क्यों न। बाईं ओर बैठे उस भारी आर्मर वाले गॉड ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, चुप रहो। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के विचार अचानक और उग्र हो गए। क्या वह मुझे दिखाना चाहता है कि वह गॉड रियल्म का मालिक है? कौन जानता है 1 साल में उसके दिमाग में और क्या क्या विचार आ जाए। सब कुछ ओरिजिनल प्लान के अनुसार ही होगा। यह मौका बहुत दुर्लभ है, इसे खोया नहीं जा सकता। मौका? आखिर कैसा मौका? नीचे बैठे 8 फर्स्ट लेवल गॉड्स भी यह साफ नहीं समझ पाए, लेकिन किसी में भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इच्छा का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। आधे साल बाद तेंगसान मेज के पीछे शांत बैठा था और हाथ में पकड़ी किताब को देख रहा था। यह किताब पिछले 1 महीने में गॉड रियल्म को हर जगह से मिली थॉट्स का सार थी। इनमें कुछ ऐसे ह्यूमंस भी थे जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत थी और उनके बारे में सारी जानकारी विस्तार से दर्ज थी। हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए टैंगसान ने धीरे से सिर हिला दिया। इसी पल पीछे से एक ठंडा सा छोटा हाथ आगे बढ़ा और उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को सहलाने लगा। शाओ वू की मधुर आवाज गूंजी, क्या हुआ थर्ड ब्रदर? टैंगसान ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी भौहें दबाने दी और बोला, कुछ खास नहीं, बस न जाने क्यों इन दिनों लोअर रेल्म से आने वाली थॉट्स की संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन लोअर रेल्म के महाद्वीपों की स्थिति तो पहले जैसी ही है। समस्या क्या है समझ नहीं आ रहा। मैंने कई बार लोगों से जांच करवाई मगर कुछ भी पता नहीं चला। शाओवू आगे बढ़ी और उसकी गोद में बैठ गई। आधे साल की गर्भावस्था के बाद वह अब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और करीब 1 महीने में लिनर को जन्म देने वाली थी। क्या यह तुम्हारी प्रीमोनिशन है? कोई ऐसा संकेत जो सच होने वाला है? शाओ वू ने धीमे से पूछा। तेंगसान का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने उसे बाहों में भर लिया और कहा, बेहतर है ऐसा ना हो। इस समय किसी कैटास्ट्रोफी का सामना करना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्याओ वू के चेहरे पर कोमल मुस्कान आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि टांग सान ऐसा क्यों कह रहा है। बच्चा होने वाला था और इस समय उसका दिल सबसे ज्यादा विचलित हो सकता था। पिछले 6 महीनों में उसने हर तरह से उसकी देखभाल की थी। रोजमर्रा के कामों के अलावा वह लगभग हर समय उसके पास ही रहता था, जिससे शाओ वू बेहद संतुष्ट थी। कोई बात नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति आए, हम दोनों साथ मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे पार कर लेंगे। शाओ वू ने धीरे से उसे दिलासा दिया। टंगसन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो, जो भी हो, मुझे डर नहीं लगता। शाओ वू उसकी बाहों में सिमट गई। उसके सुंदर चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। एक घाटी, चारों ओर हरी भरी घास फैली थी। हर जगह ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ दिखाई दे रहे थे और घाटी में फूल खिले हुए थे। पूरा नजारा किसी धरती के स्वर्ग जैसा लग रहा था। इसी धरती के स्वर्ग में एक स्त्री बेहद खूबसूरती से नृत्य कर रही थी। उसकी मोहक नृत्य मुद्राएं सैकड़ों फूलों के साथ मानो एक हो रही थीं। यह बताना मुश्किल था कि फूल ज्यादा सुंदर हैं या वह खुद। वह स्त्री करीब 20 साल की दिखती थी। हल्के पीले रंग के कपड़ों में उसका शरीर पूरी तरह उभरकर दिख रहा था और वह बेहद आकर्षक लग रही थी। नाचना बंद करो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हारे साथ नाचने लगूंगा। इसी पल एक आलसी सी आवाज सुनाई दी। आवाज की ओर देखने पर दिखा कि फूलों और घास के बीच एक व्यक्ति डेक चेयर पर आलस से लेटा हुआ था। उसकी हालत आधी नींद आधी जाग जैसी थी और पूरा व्यक्तित्व ही बेहद सुस्त लग रहा था। वह भी करीब 20 साल का ही लग रहा था, लेकिन उसकी घनी दाढ़ी थी और आंखों में पीच ब्लॉसम जैसी चमक थी जो काफी आकर्षक थी। इस समय वह दोनों हाथों से सिर थामे पीले कपड़ों में नाचती स्त्री को मोहित होकर देख रहा था। तुम्हें तो नाचना भी आता है? मेरे हिसाब से तो तुम पहले से ही एक बड़े डांसर हो।
पीले कपड़ों वाली स्त्री ने नाच रोकते हुए तिरस्कार भरी नजर से कहा। वह आदमी जरा भी नाराज नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, मैं गॉड हूं। अगर मैं डांस मास्टर भी हो जाऊं तो इसमें क्या अजीब है। यह कहते हुए वह खड़ा हुआ और भूखे शेर की तरह झपटने का अंदाज बना लिया। उसी रूप में वह पीले कपड़ों वाली स्त्री की ओर लपका। वह खिलखिलाकर हंसी और फुर्ती से घूम गई, जिससे वह बच गया। दोनों फूलों के बीच हंसते खेलते दौड़ने लगे। अजीब बात यह थी कि चाहे वे कितना भी शरारत करें, एक भी फूल नहीं टूटा। ठीक है, अब शरारत बंद करो। जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। पीले कपड़ों वाली स्त्री ने उसका हाथ पकड़ते हुए शिकायती लहजे में कहा। वह आदमी हंसते हुए बोला, आज कैसी सॉसेज खाना चाहती हो? मेरे पास बड़ी सॉसेज है, छोटी सॉसेज है, मशरूम सॉसेज है, सब कुछ है। छी छी छी, तुम कितने गंदे हो। कौन सॉसेज खाना चाहता है? तुम फिर भी गॉड ऑफ कुकरी हो। खाना बनाने में तो तुम गॉड ऑफ इमोशंस से भी अच्छे नहीं हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस स्वादिष्ट खाना चाहिए। जैसा मन करे वैसा बना दो। अगर आज इस लड़की का पेट नहीं भरा तो कमरे में सोने के बारे में सोचना भी मत। ठीक है। जब पत्नी ही गॉडेस ऑफ 9 कलर्स हो तो अच्छे खाने की मांग करना तो बनता है। अब देखो, गॉड ऑफ कुकरी तुम्हारे लिए क्या बनाता है। यह कहते हुए वह सफेद रोशनी में बदल गया और एक झटके में पास की ओर चला गया। एक और झिलमिलाहट के साथ वे पास ही बनी झोपड़ी तक पहुंच गए। किचन में घुसते ही खटपट की आवाजें आने लगीं। खाना बनाना उसके लिए बहुत आसान काम था। किसी भी इंग्रेडिएंट को उसके हाथों में पड़ते ही वह साधारण से असाधारण बन जाता था। गॉडेस ऑफ 9 कलर्स भी घर के सामने आकर एक पत्थर की मेज के पास बैठ गई। उसने ठुड्डी दोनों हाथों पर टिका ली। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थोड़ी उदासी झलक रही थी। दिन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। शायद इसी वजह से कई गॉड्स अपनी गॉडहुड छोड़कर अज्ञात दुनिया की खोज में जाना चाहते हैं। अफसोस, हमारे पास अभी इतना साहस नहीं है। खैर, रहने दो। कुछ दिनों बाद थर्ड ब्रदर के पास खेलने चलेंगे। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और गॉड ऑफ कुकरी एक बड़ी प्लेट हाथ में लिए बाहर आया। प्लेट में ढेर सारी फ्राइड राइस थी। हाँ, फ्राइड राइस। लेकिन जैसे ही फ्राइड राइस बाहर आई, उसकी खुशबू ने आसपास के फूलों की महक को पूरी तरह दबा दिया। तेज खुशबू सीधे नाक में समा गई। चावल का हर दाना सुनहरे रंग का था। इसके अलावा फ्राइड राइस में मानो अनगिनत एमरल्ड्स और व्हाइट जेड जड़े हुए हों। सिर्फ देखने भर से ही मुंह में पानी आ जाता था। आओ और चखो गॉड ऑफ कुकरी की बनाई पर्ल, जेड, व्हाइट जेड और गोल्डन राइस। गॉडेस ऑफ 9 कलर्स ने तिरस्कार से कहा, पर्ल, एमरल्ड, व्हाइट जेड और गोल्डन राइस ही सही। आखिर है तो सब्जियों वाली एग फ्राइड राइस ही ना। हालांकि वह ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके हाथ तेज थे। 9 रंगों की रोशनी चमकी, प्लेट को लपेटकर सीधे उसके सामने ले आई। गॉड ऑफ कुकरी को उसकी आलोचना की आदत थी। वह मुस्कुराते हुए देख रहा था कि वह फ्राइड राइस को मेज पर रखकर खाने ही वाली है। अचानक गॉड ऑफ कुकरी के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसकी नजर एक दिशा में टिक गई। उसकी पीठ के पीछे हेलोस की परतें पल भर में उभर आईं और मिलकर एक 5 रिंग हेलो बन गईं, जो उसके सिर के पीछे तैर रही थी। उसी समय एक शक्तिशाली ऑरा भी उठ खड़ी हुई। गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने हाथ में पकड़ी एग फ्राइड राइस नीचे रख दी और एक झटके में गॉड ऑफ कुकरी के पास पहुंच गई। उसके पीछे भी 5 रिंग लाइट व्हील उभरी, लेकिन गॉड ऑफ कुकरी की सफेद लाइट व्हील से अलग। उसके सिर के पीछे वाली लाइट व्हील 9 रंगों की थी और बेहद चमकदार थी। इतना ही नहीं, उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक छोटी पगोडा प्रकट हो गई। 9 मंजिला पगोडा घनी और कीमती रोशनी से चमक रही थी। एक डरावनी हंसी गूंजी और आसपास की हर चीज जैसे अंधेरे में डूब गई। घाटी के ऊपर जो आसमान अभी साफ था, उसी पल पूरी तरह बादलों से ढक गया। गहरे पीले रंग के हेलो की परतें आसमान से नीचे उतरने लगीं, किसी विशाल लाइट शील्ड की तरह, जिसने पूरी घाटी को ढक लिया। कौन है? गॉड ऑफ कुकरी की आंखों में ठंडक उतर आई। क्या? मेरा नाम जानकर क्या विरोध करने का इरादा है? क्या तुम्हारे पास वह काबिलियत है? वह ठंडी आवाज कुछ घमंडी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें ऐसा दबाव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। सिर्फ 2 सेकंड लेवल गॉड्स, और वो भी ऐसे सेकंड लेवल गॉड्स जो लड़ाई में अच्छे नहीं हैं। गॉड रेल्म में तुम्हारे जैसे गॉड्स होना डिवाइन पावर की पूरी बर्बादी है। दूर से एक गहरे पीले रंग की आकृति धीरे धीरे सामने आई। वह चलता तो बहुत धीरे दिख रहा था, लेकिन पल भर में उसकी आकृति गॉड ऑफ कुकरी और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स के सामने बहुत बड़ी हो गई। वह एक भयानक मोटे पेट वाला अजीब प्राणी था।
उसका विशाल शरीर 3 मीटर ऊंचा था और पूरा शरीर गहरी पीली रोशनी से घिरा हुआ था। उसके सिर के पीछे का लाइट व्हील भी गहरे पीले रंग का था और उसमें पूरे 7 रिंग्स थे। उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन इस समय वह गॉड ऑफ कुकरी या गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को नहीं देख रहा था, बल्कि मेज पर रखी फ्राइड राइस की प्लेट को घूर रहा था। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। खुशबू कमाल की है, कमाल की है। ये गॉड ऑफ कुकरी कुछ काम का तो है। आज से तुम इस सीट के रॉयल शेफ हो। हाँ 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 हाँ, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। गॉड ऑफ कुकरी ने तिरस्कार से सूंघते हुए कहा। अजीब है, हर विलन जब भी आता है इतना घमंडी क्यों होता है? गॉडेस ऑफ 9 कलर्स ने सिर हिलाते हुए कहा। और शक्ल भी कितनी बदसूरत है। गहरे पीले रंग का वह राक्षस ठिठक गया और गुस्से से गरजा। मुझे बदसूरत कहने की हिम्मत कैसे हुई? गॉड ऑफ कुकरी ने गर्व से कहा। तुम्हारी हालत देखकर बदसूरत नहीं तो और क्या कहें। क्या तुम्हें पता है हम कौन हैं? गहरे पीले राक्षस ने ठहाका लगाया और बोला, पता है, सब पता है। तुम उसी महाद्वीप से हो जहां वह सी गॉड था और कभी उसके साथी भी रहे हो। क्या यही बताने वाले हो? गॉड ऑफ कुकरी ने थोड़ी हैरानी से कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? गहरे पीले राक्षस ने हंसते हुए कहा। मैं गॉड ऑफ ग्लटनी हूं। डर? हाँ हाँ, मैं तो बहुत डर गया, डर के मारे मर ही गया। हाँ 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 हाँ। उसकी जोरदार हंसी सुनकर डर का नामो निशान भी नहीं था। गॉड ऑफ कुकरी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सामने वाला साफ जानता था कि उसका और उसकी पत्नी का सी गॉड से क्या रिश्ता है, फिर भी वह ऐसा करने की हिम्मत कर रहा था। जरूर उसके पास कोई सहारा था। अगले ही पल उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। अरे, तो आप गॉड ऑफ ग्लटनी हैं? अगर अच्छा खाना खाना था तो पहले ही कह देते। आपका रॉयल शेफ बनना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। चलिए अभी चलते हैं। हम पति पत्नी कभी विरोध नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा और मेरी पत्नी आपको शराब परोसेगी, कैसा रहेगा? उसकी इतनी बेशर्मी देखकर गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को कोई हैरानी नहीं हुई। वह शायद इसकी आदी थी। उसका भाव नहीं बदला, बस वह गॉड ऑफ ग्लटनी को ठंडे भाव से देखती रही। गॉड ऑफ ग्लटनी एक पल को चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो हालात समझता है वही समझदार होता है। इससे मेरा बहुत झंझट बच गया। तो फिर तुम दोनों मेरे साथ चलो। यह कहते हुए उसने अपनी बड़ी सी बांह हिलाई। अचानक एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। उसकी विशाल बांह किसी दानव के मुंह की तरह गॉड ऑफ कुकरी और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को अपने भीतर खींच ले गई। अंदर चले गए। गॉड ऑफ कुकरी और गॉडेस ऑफ 9 कलर्स को समेट लेने के बाद गॉड ऑफ ग्लटनी ने सामने रखी फ्राइड राइस की प्लेट उठाई, सीधे मुंह में उड़ेल दी और जोर जोर से चबाने लगा। कमाल की खुशबू है। इतने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है। सच में आना सफल रहा। हाँ 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 हाँ। गहरी पीली रोशनी अचानक सिमट गई। फिर वह एक गहरे पीले लाइट क्लस्टर में बदलकर दूर आसमान की ओर उड़ गई और पल भर में गायब हो गई। घाटी फिर से पहले जैसी हो गई। झोपड़ी वहीं थी, फूल खिले हुए थे, लेकिन मालिक गायब हो चुके थे। वह एक अंधेरा सरोवर था, लाल रंग का सरोवर। सही कहें तो यह मैग्मा के इकट्ठा होने से बना हुआ एक लेक था। भयानक गर्मी ने आसपास की हर चीज को विकृत कर दिया था और सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लग रहा था। झील के बीचों बीच एक आदमी चुपचाप लेटा हुआ था, एक मोटा आदमी। वह नंगा था, लेकिन उसकी छोटी आंखों में एक हल्की सी चेतना झलक रही थी। लगता था कि वह यहां बहुत बहुत लंबे समय से लेटा हुआ है। शायद सैकड़ों साल बीत चुके हों, फिर भी वह वैसा ही था, जरा भी बदला नहीं। अगर ध्यान से देखें तो उसकी भौहों के बीच हल्की सुनहरी लाल रोशनी दिखती थी। आसपास की हेवन एंड अर्थ एनर्जी भी मैग्मा के कारण पूरी तरह फायर एट्रीब्यूट में बदल चुकी थी, जिससे उसका शरीर लगातार निगल रहा था। अचानक मैग्मा लेक के ऊपर हल्का गहरा लाल रंग चुपचाप फैलने लगा। शुरुआत में यह साफ नहीं था, क्योंकि मैग्मा की लाल चमक से आसमान पहले ही थोड़ा लाल दिख रहा था। लेकिन जल्दी ही जब यह गहरा लाल रंग पूरे मैग्मा लेक पर छा गया तो पूरा आसमान उदास सा लगने लगा। इस क्षेत्र में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। उसमें हल्की सी मिठास थी, लेकिन उससे ज्यादा एक नरम, मोहक सुगंध थी। मैग्मा लेक से अचानक मैग्मा की धाराएं उठीं और सुंदर लड़कियों का रूप लेने लगीं। वे मैग्मा की सतह पर तैरती हुई लेक के बीच लेटे आदमी की ओर फिसलने लगीं। उनके साथ कोमल फुसफुसाहट और मधुर आवाजें भी गूंजने लगीं। वह आदमी अचानक बैठ गया, जैसे वह मैग्मा पर जमीन की तरह बैठा हो। जैसे ही वह बैठा, उसका ऊंचा शरीर अजीब सी सुनहरी लाल चमक से भर गया। उसकी पीठ के पीछे हेलो झिलमिलाए
और 5 हेलो मिलकर एक आग जैसे लाल हेलो में बदल गए। जो आसमान अभी गहरा लाल था, वह अचानक सुनहरी लाल हो गया। वे लड़कियां अचानक तेज हो गईं, जल्दी से उसके पास पहुंचीं और उससे लिपट गईं। उस आदमी की आंखों में लाल रोशनी चमकी। उसके पीछे सुनहरी लाल रोशनी जोर से फूटी। एक जोरदार फीनिक्स की चीख गूंजी और एक सुनहरी लाल फायर फीनिक्स मैग्मा लेक से उभर आया। सारे मैग्मा गर्ल्स उस फायर फीनिक्स के सामने बिखर गए, यहां तक कि उनकी सांसें और आवाजें भी मंद पड़ गईं। मेरे सेक्स डांस डीमन के बीच रहते हुए भी सीधे जाग गया। बुरा नहीं है, छोटे मोटे आदमी। एक नाजुक हंसी के बीच एक पतली आकृति मैग्मा पर कदम रखते हुए दूर से धीरे धीरे चलकर सामने आई। यह एक महिला थी जिसने लंबी स्कर्ट पहन रखी थी। सफेद रंग की वह लंबी स्कर्ट चारों ओर फैली ज्वालामुखी जैसी लाल दुनिया के साथ तेज विरोधाभास बना रही थी। उसके चेहरे की बनावट बेहद अनोखी थी। चेहरा अत्यंत सुंदर और शरीर की आकृति बिल्कुल निर्दोष थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सफेद लंबी पोशाक कुछ हद तक पारदर्शी लग रही थी, जिससे उसका सुंदर शरीर हल्का सा झलक रहा था, मानो उसमें से अंतहीन आकर्षण बाहर आ रहा हो। मोटे आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। गॉड ऑफ लस्ट? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें साफ हो गईं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसके सिर के ऊपर मौजूद गोल्डन रेड फायर फिनिक्स इस समय और भी ज्यादा चमकदार हो गया। हे! गॉड ऑफ लस्ट ने हल्की सी आह भरी। उसका चेहरा बहुत पवित्र दिखाई दे रहा था। उसमें कामुकता का कोई सीधा निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें एक जबरदस्त आकर्षण छिपा हुआ था। लगता है हमारी जानकारी गलत थी। अगर मुझे सही याद है, जब तुम अभी डुलवो दालू में थे, तब तुम्हें महिलाओं में काफी दिलचस्पी थी। फिर इतने दशकों बाद तुम्हारा मन कैसे बदल गया? पहले के ईवल फायर फीनिक्स से अब के फीनिक्स गॉड तक, क्या सच में तुम्हारे भीतर जरा सी भी ईवल फायर नहीं बची? यह तो सच में अफसोस की बात है। उसकी कोमल और मोहक आवाज हवा में गूंज उठी। उसका हर शब्द रेशम की डोरियों की तरह था और उस हल्की सी सुगंध की तरह फीनिक्स गॉड के शरीर की ओर बढ़ रहा था। फीनिक्स गॉड को अचानक अपने दिल की धड़कन कांपती महसूस हुई। जब जब वह उसे बोलते हुए सुनता, उसका दिल थोड़ा सा और हिल जाता। जितना ज्यादा वह सुनता गया, उतना ही उसे लगा जैसे उसके शरीर में कोई आग भड़कने वाली हो। लेकिन इसी क्षण उसके दिल में एक सफेद आकृति उभरी। वह एक सुंदर चेहरे वाली महिला थी, जिसमें हल्की सी झिझक थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी चाह और लगाव था। इस आकृति के प्रकट होते ही फीनिक्स गॉड की आत्मा कांप उठी। तुरंत उसके बाद उसकी आंखों में गोल्डन रेड रोशनी चमक उठी। हे! एक तीखी गर्जना के साथ फीनिक्स गॉड ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। उसके सिर के ऊपर का गोल्डन रेड फायर फीनिक्स तेजी से भड़क उठा। अगले ही पल वह स्वयं गोल्डन रोशनी की एक गेंद में बदल गया और सीधे फायर फिनिक्स के भीतर समा गया। इस समय पूरा मैग्मा लेक उबलने लगा। सारा लावा एक साथ ऊपर उठाया और फायर फिनिक्स की ओर बहने लगा। भयानक लपटें पूरी तरह फूट पड़ीं और आसमान में छाया गहरा लाल रंग उस भीषण ताप से काफी हद तक छूट गया। डिवाइन पावर की शक्तिशाली तरंगें आकाश को चीरती हुई फैल गईं। हे! तुम सच में हैरान कर देने वाले हो। इतनी जबरदस्त ताकत! यह जानकारी वाकई गलत थी। ईवल फायर फीनिक्स में अब ईवल फायर का नामो निशान नहीं है। सच कहूं तो मुझे बहुत जिज्ञासा है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है। गॉड ऑफ लस्ट के पीछे धीरे धीरे प्रकाश के वलय उभर आए। वे मिलकर 7 रिंग हेलोस बन गए और तेज रोशनी बिखेरने लगे। गहरे लाल लाइट व्हील से परत दर परत हेलोस फैलते चले गए, मानो एक विशाल पिंजरा बन गया हो, जिसने फीनिक्स गॉड की सारी लपटों को भीतर ही दबा लिया। तुम क्या करना चाहती हो? फीनिक्स गॉड की भारी और गहरी आवाज गूंजी। जो तुम नहीं करना चाहते। मेरी बहन बस तुम्हें मेहमान बनाकर बुलाना चाहती है। फीनिक्स गॉड, जब तुम्हारा मन इतना मजबूत है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ओरिजिनल सिन के जरिए परखूं। तुम्हें सावधान रहना होगा। यह कहते हुए गॉड ऑफ लस्ट का पूरा शरीर अचानक गहरे लाल रंग में बदल गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसका वह गहरा लाल रूप फीनिक्स गॉड के पीछे प्रकट हुआ। उसने पीछे से अपनी बाहें फैलाकर उसे कसकर जकड़ लिया। यह गॉड ऑफ लस्ट एक शक्तिशाली फर्स्ट लेवल गॉड है। पूरे गॉड रेल्म में कुल 18 फर्स्ट लेवल गॉड्स हैं। उसकी शक्ति गॉड रेल्म काउंसिल के 2 गॉड किंग्स और 3 लॉ एनफोर्सर्स के बाद आती है। फीनिक्स गॉड की कल्टीवेशन पहले से ही सेकंड लेवल गॉड्स में शीर्ष स्तर की है, लेकिन फर्स्ट लेवल गॉड्स के सामने अभी भी एक ऐसा फासला है जिसे पार करना आसान नहीं है। गहरे लाल प्रकाश की एक चमक के साथ
वह आकृति उसके शरीर में समा गई और गायब हो गई। फीनिक्स गॉड का शरीर हवा में हल्का सा कांपा। फिर उसकी आंखों का रंग गोल्डन रेड से बदलकर डार्क रेड हो गया। विशाल फायर फीनिक्स भी हवा में जोर जोर से हिलने लगा। उसके पंखों से डार्क रेड रोशनी धीरे धीरे उसके शरीर की ओर फैलने लगी और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। जल्द ही डार्क रेड रोशनी उसके शरीर के 1/3 से ज्यादा हिस्से में फैल चुकी थी। विशाल फायर फीनिक्स मैग्मा लेक के ऊपर पागलों की तरह नाचने लगा। भयानक फीनिक्स फ्लेम्स लगातार बाहर की ओर फूट रही थीं, ताकि वह गॉड ऑफ लस्ट के इस शक्तिशाली आक्रमण से खुद को छुड़ा सके। लेकिन गॉड ऑफ लस्ट बिल्कुल पैरों से चिपके कीड़े की तरह थी। वह चाहे जितना भी जंग करे, चाहे उसकी फीनिक्स फ्लेम्स कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वह उसे जरा सा भी हिला नहीं सका। गहरा लाल रंग लगातार ऊपर की ओर फैलता गया। जल्द ही उसका आधा शरीर डार्क रेड हो चुका था। फायर फीनिक्स भी धीरे धीरे शांत होने लगा और मैग्मा लेक की सतह पर उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी हो और वह कभी भी लस्ट के अथाह गड्ढे में गिर सकता हो। उसकी फीनिक्स आंखों में तरह तरह के दृश्य चमक रहे थे। ये सभी उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से में छिपी लस्ट से जुड़े मूल दृश्य थे। गॉड ऑफ लस्ट की सबसे भयानक शक्ति यही थी कि वह लस्ट के ओरिजिनल सिन को बाहर खींच लेती थी। अगर जिस पर यह परीक्षा लागू होती है वह खुद पर काबू न रख पाए तो वह उसकी दास्ता में चला जाता है और उसकी कल्टीवेशन बुरी तरह गिर जाती है। गॉड रेल्म के अनेक गॉड्स में गॉड ऑफ लस्ट ओरिजिनल सिन के गॉड्स की नेता है और उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। यहां तक कि गॉड किंग स्तर का अस्तित्व भी आसानी से उसे अपनी आत्मा में प्रवेश करने नहीं देता। फीनिक्स गॉड पर इतना आसान हमला इसलिए हो गया क्योंकि उसने पहले कभी ओरिजिनल सिन के गॉड से सामना नहीं किया था। इसी वजह से शुरुआत में ही उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब डार्क रेड रोशनी धीरे धीरे फीनिक्स गॉड के सीने तक पहुंच चुकी थी। अगर यह आगे बढ़ती रही और उसके सिर तक पहुंच गई तो फीनिक्स गॉड पूरी तरह अपनी लस्ट के नियंत्रण में आ जाएगा और गॉड ऑफ लस्ट के अधीन हो जाएगा। लेकिन इसी क्षण अचानक फीनिक्स गॉड का शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया, मानो समय वहीं थम गया हो। फीनिक्स गॉड ने कुछ साफ शब्द कहे, हनी, आई मिस यू सो मच। बाई चेंगशियांग अपनी प्रतिभा की वजह से गॉड नहीं बन पाई। अगले ही पल टियनटियन के माथे से एक तेज गोल्डन रेड रोशनी अचानक चमक उठी। विशाल फायर फिनिक्स ने अचानक सिर उठाया और एक ऊंची साफ फिनिक्स क्राई गूंज उठी। उसके सिर से शुरू होकर गोल्डन रेड रंग तेजी से पूरे शरीर में फैल गया। जो डार्क रेड रंग उसके पूरे शरीर पर कब्जा करने ही वाला था वह ऐसे पिघल गया जैसे बर्फ या हिम, मानो उसे किसी बेहद डरावनी चीज का सामना करना पड़ा हो। डार्क रेड रोशनी अचानक अलग हो गई और वह आकृति फिर से गॉड ऑफ लस्ट में बदल गई, जो पीछे की ओर उड़कर कुछ दूरी पर जा पहुंची। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वह हैरानी से फीनिक्स गॉड को देख रही थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि फीनिक्स गॉड उससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वह जानती थी कि अभी की टक्कर में वह हार चुकी है, और वह भी बुरी तरह। जिस क्षेत्र में वह सबसे ज्यादा माहिर थी वहीं वह फीनिक्स गॉड की आत्मा की दृढ़ता से हार गई थी। क्या तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है? गॉड ऑफ लस्ट ने आश्चर्य से पूछा। फीनिक्स गॉड ने शांत स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि तुम केवल वही जानती हो जो मेरे गॉड रेल में आने से पहले हुआ था। उसके बाद क्या हुआ ये तुम नहीं जानती। गॉड रेल में आने के बाद से मैं यहीं रहा हूं, कभी कहीं और नहीं गया, यहां तक कि इस मैग्मा लेक को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम जानती हो क्यों? गॉड ऑफ लस्ट ने सिर हिला दिया। अब वह फीनिक्स गॉड को दबाने की जल्दी में नहीं दिख रही थी, बल्कि उसे गहरी रुचि से देख रही थी। फीनिक्स गॉड की आंखों में हड्डियों तक चुभने वाला दर्द चमक उठा। क्योंकि मुझे खुद से नफरत है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैंने पहले पूरी मेहनत नहीं की। अगर मेरी ताकत पर्याप्त होती तो मुझे वल्कन का पद विरासत में मिल जाता, लेकिन मैं असफल रहा। वल्कन गॉड का पद पाने में मैं नाकाम रहा और मुझे मजबूरी में गॉड ऑफ फीनिक्स का पद लेना पड़ा। सभी गॉड्स और डिवाइन बीस्ट्स में उस ड्रैगन गॉड को छोड़कर जो अब मौजूद नहीं है, बाकी सभी केवल सेकंड लेवल गॉड्स ही बन सकते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं एक सेकंड लेवल गॉड हूं और जिनकी कल्टीवेशन पर्याप्त नहीं है उन्हें मैं गॉड रेल में नहीं ला सकता। मेरी पत्नी हमेशा के लिए डुलवो कॉन्टिनेंट पर ही रह गई। गॉड रेल में आने वाला मैं अकेला था, लेकिन अकेले यहां रहने का क्या मतलब है? इसलिए मुझे नफरत है। मुझे अपनी कमजोरी से नफरत है। मुझे इस बात से नफरत है कि मैं अपनी पत्नी को गॉड रेल्म नहीं ला सका और हमेशा के लिए उससे अलग हो गया। पिछले कई दशकों में नफरत के अलावा मैंने बस उसे ही याद किया है।
जो लस्ट कभी मेरे भीतर था वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वह सिर्फ उसकी याद और उससे प्रेम है। तुम भले ही गॉड ऑफ लस्ट हो, लेकिन मेरे दिल को कैसे हिला सकती हो? अगर मेरे पास कोई विकल्प होता, अगर मुझे पहले ही पता होता कि मैं गॉड ऑफ फायर का सिंहासन हासिल नहीं कर पाऊंगा और अपनी पत्नी को डिवाइन वर्ल्ड में नहीं ला सकूंगा, तो मैं गॉड बनना ही नहीं चाहता। मैं उसके साथ बूढ़ा होना चाहता और उसी के साथ मिट्टी में मिल जाना चाहता। फीनिक्स गॉड की फीनिक्स आंखों से आग जैसे लाल रंग के दो आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और एक जोरदार फीनिक्स क्राई निकाली। अगले ही पल वह एक विशाल फायर फीनिक्स में बदल गया और सीधे गॉड ऑफ लस्ट की ओर झपट पड़ा। गॉड ऑफ लस्ट ने उसकी पूरी कहानी शांति से सुनी। अंत में उसका शरीर हल्का सा कांप गया और फीनिक्स गॉड को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। जब उसने फीनिक्स गॉड को अपनी ओर आते देखा तो उसने हल्की सी आह भरी और मैग्मा लेक के ऊपर हल्के से नाचती हुई पीछे हटी। डार्क रेड रिबन्स हवा में लहराईं और फीनिक्स गॉड की ओर लपकीं। वह एक गॉड होते हुए भी सेकंड लेवल गॉड फीनिक्स गॉड के साथ लगभग बराबरी पर थी। इसी समय लाल आकाश में अचानक गहरे नारंगी रंग की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद एक ठंडी आवाज गूंजी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि महान गॉड ऑफ लस्ट इतना छोटा सा मामला भी नहीं संभाल पाएगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। एक डार्क ऑरेंज रोशनी अचानक नीचे उतरी और एक लंबे दुबले आदमी में बदल गई, जिसने नारंगी रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उसके प्रकट होते ही पूरा मैग्मा लेक उबल पड़ा और एक बेहद क्रोधित चेहरे जैसा रूप लेने लगा। उसने मुंह खोला और एक ही बार में फीनिक्स गॉड पर झपट पड़ा। गॉड ऑफ लस्ट की डार्क रेड रिबन्स लहराईं और फीनिक्स गॉड के शरीर को कसकर जकड़ लिया, उसे बिल्कुल चावल के पोटले की तरह बांध दिया। तुमसे किसने मदद मांगी? गॉड ऑफ लस्ट की आंखों में चमक दौड़ गई। उसकी आभा अस्थिर हो गई, मानो किसी भी पल फट पड़ने वाली हो। हवा में डार्क रेड ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसके पीछे का डार्क रेड लाइट व्हील बेहद शक्तिशाली हो गया, जिसने सामने वाले आदमी के पीछे मौजूद 7 रिंग डार्क ऑरेंज लाइट व्हील की रोशनी को दबा दिया। जब तुम उसे काबू में नहीं कर पाई तो क्या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए थी? अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम और मैं अपनी भूमिकाएं बदल चुके हों? कहीं तुम ही तो गॉड ऑफ राथ नहीं हो? उस डार्क ऑरेंज आकृति ने थोड़ा डरते हुए कहा। गॉड ऑफ लस्ट की आभा कुछ शांत हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी ठंडी थीं। उसने ठंडी हंसी हंसी रिबन्स खींची और फीनिक्स गॉड को लेकर दूर की ओर उड़ गई। गॉड ऑफ राथ ने ठंडी हंसी भरी डार्क ऑरेंज रोशनी में बदल गया और तेजी से उसके पीछे चला गया। उबलता हुआ मैग्मा लेक अब फिर से शांत हो चुका था, लेकिन वह अपने स्वामी को खो चुका था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।